नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर को लेकर। नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में मैं हूं आंचल गुलाटी कुंवर और मेरे साथ हैं मेरी बहुत ही खूबसूरत सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात आंचल, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। और नया सवेरा में जिन खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से आज दिल्ली में करने वाले हैं संवाद। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आज ऋण वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और मेट्रो रेल की एक और आधारशिला रखी जाएगी जिसकी वजह से जो द्वारका वासी हैं और साकेत में रहने वाले लोग हैं उनके समय की बचत होगी। तो जिस तरह से पर्यावरण के अनुकूल मेट्रो एक लाइफलाइन के रूप में सभी के लिए, आज उस लिहाज से भी बड़ा दिन। साथ ही आंचल, भूटान के प्रधानमंत्री आज से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। दोनों ही देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर रहेगा जोर। बिल्कुल, बात होगी यहाँ पर कारोबार, साथ ही ग्लैमर वर्ल्ड और खेल जगत से जुड़ी खबरों की। हम जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास समेट कर लाएंगी हमारी सहयोगी। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को देंगे ऋण। अब तक 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडरों को दी जा चुकी है 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 20 किलोमीटर से अधिक के हैं ये कॉरिडोर। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज आ रहे हैं भारत। 5 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। रिश्ते प्रगाढ़ करने पर होगा मंथन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किया पास। 65 के मुकाबले 352 मतों के भारी बहुमत से पारित हुआ विधेयक। सांसदों ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। खेल की खबरों में महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जॉइंट्स को 7 विकेट से हराकर दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में बनाई जगह। शेफाली वर्मा ने 37 गेंदों में बनाए 71 रन। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल में पीवी सिंधु तो पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन उतरेंगे अंतिम 16 का मुकाबला खेलने। वहीं पुरुष युगल वर्ग में चिराग सात्विक की जोड़ी का इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा सामना। तो नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि भावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में आज शाम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इस अवसर पर 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना के तहत ऋण भी वितरित करेंगे, जिसमें दिल्ली के 5000 स्ट्रीट वेंडर शामिल हैं। महामारी के कारण गहराए वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान समाज के हाशिए पर पड़े तबकों या वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी। अब तक देश भर में 62 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो यहां 232 करोड़ रुपए की राशि के लगभग 2 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। यह योजना अब भी उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण का प्रतीक बनी हुई है जो सदैव ही ऐसे कमोवेश से वंचित रहे हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर से अधिक लंबे होंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ यातायात की भीड़ को और भी कम करने में काफी मदद करेंगे। और हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। धीरज, सुप्रभात आपको।
हमने देखा था धीरज, कोरोना काल में किस तरह से जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये उन तमाम रेहड़ी पटरी वालों के लिए वरदान साबित हुई थी। और आज जब प्रधानमंत्री इनके लाभार्थियों से संवाद करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे, उनकी मन की बात सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे होंगे जो आज इस पूरे संवाद से प्रेरणा लेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि आपने कोरोना काल का जिक्र किया, किस तरीके से लॉकडाउन में जो गरीब तबके के जो मजदूर थे उनकी मजदूरी चली गई थी, रोजी रोटी का उनके पास कोई साधन नहीं बचा था। वैसे स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 1 जून 2020 को जो स्कीम लाई गई थी पीएम स्वनिधि, तो पीएम स्वनिधि स्कीम का मकसद था कि ऐसे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोगों की जिंदगी को दोबारा पटरी पर उतारा जाए। और इस स्कीम के जरिए सरकार ने उन्हें लोन देने की एक घोषणा की कि ऐसे लोग जो रेहड़ी पटरी पर नौकरी करते हैं, रेहड़ी पटरी पर अपना गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों को लोन दिया जाए ताकि वे अपने रोजगार को दोबारा शुरू कर सके। तो सरकार ने इसे जो पीएम स्वनिधि योजना के जरिए ऐसी रेहड़ी पटरी वाले लोगों को जो पहली किस्त में 10,000 रुपये देने की घोषणा की, ताकि वो अपने रोजगार को, वो अपने दुकान को दोबारा सजा सके और अपने जिंदगी को दोबारा पटरी पर ला सके। योजना में एक प्रकार की छूट दी गई, सब्सिडी दी गई, और जो ऋण धारक हैं, लाभार्थी हैं, उनको का बताया गया कि आप अगर पहली किस्त जो 10,000 रुपये की है, अगर सही समय पर मतलब 1 साल के भीतर अगर आप जमा करते हैं तो आपको 20,000 रुपये की दूसरी किस्त दी जाएगी, और दूसरी किस्त भी अगर आप सही समय पर जमा करते हैं तो आपको 50,000 रुपये की तीसरी किस्त दी जाएगी एक तरीके से। और सबसे अहम बात ये कि ये जो आपको ऋण दिया जाएगा, इस ऋण पे आपको बहुत ही कम ब्याज दर पर यह ऋण, लगभग 7% की दर पर यह ऋण आपको दिया जाएगा। और उसमें भी अगर आप सुचारू रूप से मतलब अपने पैसे को वापस करते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये जो स्कीम शुरू की गई थी तो ऐसे लोगों के लिए शुरू की गई थी ताकि ये लोग किसी प्रकार के महाजन के चंगुल में ना जाएं, ब्याज के जो ब्याज देने वाले जो महाजन हैं उनके चंगुल में ना फंसे और इनकी जिंदगी पटरी पर आ सके। और जो सबसे अहम बात है कि इस पर अभी तक सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, और जैसा कि आपने बताया है कि लगभग 82 लाख इसके लाभार्थी, 82 लाख लोगों को इसका ऋण अभी तक मिल चुका है। तो आज जब प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से संवाद करेंगे, और जैसा कि कहा गया है कि न केवल संवाद करेंगे बल्कि जो ये पीएम स्वनिधि योजना के जो 5 लाभार्थी हैं, 5 लाभार्थी को प्रधानमंत्री उसे संवाद भी करेंगे, उसे सम्मानित भी करेंगे। तो उनके लिए आज बड़ा ही सुनहरा पल होगा कि एक तरीके से उन्होंने सरकार से ऋण लेकर अपनी जिंदगी को पटरी पर वापस लाया है, और आज उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे संवाद करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल सही कहा धीरज आपने। और ये भी बात है कि व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, अपना व्यवसाय होता है। और जब से 2020 से पीएम स्वनिधि योजना चल रही है, तब से शहरी हो या ग्रामीण इलाके के हों, आदिवासी हों या नक्सल प्रभावित क्षेत्र हों, सभी को पीएम स्वनिधि योजना से फायदा मिला है। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर हम दिल्ली की ही बात कर लेते हैं तो दिल्ली में ही लगभग 2 लाख से अधिक लाभार्थी हैं जिन्होंने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लिया है। पूरे देश में लगभग 82 लाख लाभार्थी हैं जिन्होंने की इस योजना का लाभ लिया है। देखिए, जो समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत ऐसे समय में की गई थी जिस समय में कि आप कहा जा सकता है कि देश एक तरीके से अकाल की स्थिति, या कह सकते हैं कि आम जो जनता थी उसके सामने भुखमरी की स्थिति बन गई थी। दूसरी चीज है, जिनके पास पैसा था, बीमारी के कारण वो पैसा दूसरे लोगों को देने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि सबको लगता था कि अगर बीमारी की आफत अगर हमारे घर पे आती है तो हो सकता है हमें दिक्कत हो जाए और दूसरे परिवारों को हम पैसा ऐसी स्थिति में दे नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास रोजगार नहीं था, लोगों को घर में रहना पड़ता था, परिवार के साथ रहना पड़ता था, बाहर निकल नहीं सकते थे, और रोजगार का आपके पास कोई साधन है नहीं। और तो वैसी स्थिति में लोगों के पास एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि वरदान कि उन्हें सरकार की तरफ से दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए अपने रोजगार को, चाहे वो सब्जी बेचते हो, चाहे वो फल बेचते हो, या रेहड़ी पटरी पर छोटी जो दुकान लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये योजना वरदान बनकर साबित हुई कि उन्हें इस पैसे के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ा,
या महाजन के पास ब्याज के लिए नहीं जाना पड़ा, या ऐसे सूदखोर लोगों के पास नहीं जाना पड़ा जो कि उनकी कमाई का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो उनसे छीन ले। तो ऐसी स्थिति में जरूर ये उनके लिए वरदान साबित हुआ है और उनके परिवार के लिए उनकी आर्थिक जो मजबूती है उसको आर्थिक मजबूती देने के लिए ये योजना सहायक साबित हुई है। क्योंकि हमने यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया है धीरज कि किसी ज़माने में अगर आपको लोन या फिर कर्ज लेना होता था तो वो महाजन जो थे वो आपकी पूरी मेहनत की गाढ़ी कमाई को निचोड़कर उस पर अतिरिक्त ब्याज लगाया करते थे। लेकिन अब क्योंकि ये ऋण की जो व्यवस्था है वो इतनी सुचारू और इतना सरलीकरण किया गया है कि आप जब बैंक जाते हैं तो आपको आसानी से ऋण मिल जाता है, तो ये जो ऋण की सुविधा है इसने इस योजना को बहुत सुदृढ़ और मजबूत किया है, लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की है। देखिए, आपने बात बिल्कुल सही कही है। देखिए, जो प्रधानमंत्री ने, हालांकि स्वनिधि योजना तो बाद में आई, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत बहुत पहले से कर दी थी। आंचल जी, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की शुरुआत करी थी। जनधन योजना की शुरुआत करने से का उनका मकसद ही था कि जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो बैंकों तक नहीं जाते हैं, तो बैंकों तक उनकी कनेक्टिविटी पहुंच बने, तो बैंकों तक उनकी कनेक्टिविटी बने, तो उसके लिए उन्होंने जनधन खाते की शुरुआत की। और जैसा कि आपने देखा कि देश के लगभग बहुत बड़ी आबादी को उन खातों का लाभ मिला है, उनको उनका खाता मिला। इसका फायदा ये हुआ कि लोगों के पास अपने खाते आए, और खाते आने के बाद दूसरा फायदा, अगर हम स्वनिधि योजना से उसको हम जोड़ कर अगर हम देखते हैं तो ये पैसा जो है वो सीधा जो गरीब तबकों के खाते में जाता है। या हम डीबीटी ट्रांसफर की ही बात कर लें तो ये वो जो पैसा होता है वो पैसा उनके खाते में जाता है। तो ऐसे पैसों में कोई बिचौलिया जो है उस पैसे को नहीं ले सकता है, उसमें से जो उसका कमीशन नहीं काट सकता है। पीएम स्वनिधि योजना का भी लाभ ऐसे ही लोगों को मिला है जिनके पास छोटे छोटे कमाई का जरिया था, और वैसी स्थिति में जब उनके पास रोजगार नहीं था, जब लॉकडाउन हो गया था, तब वो किसी के पास जाते हैं तो वो जरूर इस महाजनी प्रथा की आप बात कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैसे जो महाजन होता है वो आपको पैसे देता है, और उस पैसे पर जो आपकी गाढ़ी कमाई, जिसका कि आपने जिक्र किया, आपकी गाढ़ी कमाई को लूटता है, उस पर ब्याज लगाता है, ब्याज पर फिर ब्याज लगाता है, उसके बाद आपको आर्थिक रूप से भी किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो पीएम स्वनिधि योजना का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये जो पैसा है ये पैसा आपके खाते में जा रहा है, प्लस आप ब्याज से मुक्त हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, ये छोटा रकम नहीं है। अगर आप सीधे तौर पे अगर अपने किस्तों को सही समय पर चुकाते हैं, सही समय पर और धीरज हमने ये भी देखा है ना कि 50,000 रुपये तक के बिल्कुल असंगठित क्षेत्र को संगठित करना और फिर उसको सामाजिक दायरे में लाने का ये बेहतरीन काम किया गया, जिसमें आज स्ट्रीट वेंडर्स की से साथ प्रधानमंत्री जो है वो संवाद करने वाले हैं। आपसे आगे भी चर्चा में अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया धीरज फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। जी, और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे की, जो आज से 5 दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं। इस पर भी जानेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support, SBI Startup Branch पे। Delivery boy has picked your order. अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं, जिसकी हर बात में घुल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में।
केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि भूटान के प्रधानमंत्री आज से भारत आ रहे हैं। बिल्कुल, तो भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे आज से 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और इस वर्ष जनवरी में पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यात्रा के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी। प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे के साथ विदेश व्यापार मंत्री, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री, उद्योग, वाणिज्य और रोजगार मंत्री और भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भूटान के प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों पक्षों को हमारी अनूठी साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने और भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के स्थायी संबंधों का विस्तार करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, नई दिल्ली में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अपर सचिव राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में पीएम गतिशक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 67वीं बैठक हुई है। बैठक में एनपीजी ने 3 सड़क मार्गों और 2 रेल परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहली परियोजना महाराष्ट्र के पुणे में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास से संबंधित है। दूसरी परियोजना अलीगढ़ से पलवल तक NH 334D खंड के 4 लेन में चौड़ा करने से संबंधित है। इस परियोजना का लक्ष्य अलीगढ़ और पलवल जिलों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है, विशेष रूप से जेवर हवाई अड्डे की ओर यातायात को बेहतर बनाना और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। आपको बताएं, तीसरी परियोजना के बारे में तो ये बिहार में अनीशाबाद औरंगाबाद हरिहरगंज रोड पर 4 लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर निर्माण होने वाली इस परियोजना का उद्देश्य एम्स सहित पटना शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाली मौजूदा 4 लेन सड़क पर यातायात की भीड़ को कम करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर निर्माण होने वाली इस परियोजना का उद्देश्य एम्स सहित पटना शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाली मौजूदा 4 लेन सड़क पर यातायात की भीड़ को कम करना है। वहीं असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच नई बड़ी लाइन और बिहार में रेल खंड का दोहरीकरण भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो अनुराग सिंह ठाकुर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से, वहीं नितिन गडकरी को नागपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो इन तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों ने टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी नाम हैं, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं उन्हें करनाल से इस बार टिकट दिया गया है। वहीं उत्तराखंड देवभूमि के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से टिकट दिया गया है और चुनावी मैदान में उतारा गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी से उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने एक बार फिर विश्वास जताया उन पर। और वहीं अनिल बलूनी को गढ़वाल से और यंग तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु दक्षिण से और हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से टिकट देकर इस बार पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो अनिल बलूनी को गढ़वाल से प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें तमाम, अगर दूसरी सूची को हम देखें तो कई ऐसे केंद्रीय बड़े मंत्री हैं जिनका नाम शामिल है।
लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं को अहम प्राथमिकता दे रही है। महाराष्ट्र के डिंडोरी से अपनी उम्मीदवारी पर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि भाजपा ने महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। नारी शक्ति का सम्मान करने के साथ साथ मुझे लगता है ये अवसर देके फिर एक बार हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये महिला सम्मान, महिला सक्षमीकरण का उदाहरण दिया है। आज हमारी अनेक महिलाएं महाराष्ट्र से सांसद उम्मीदवार बनी है, तो ये महिलाओं का सम्मान है। इसलिए मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ और ये विश्वास जताया, इसीलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। और इंदौर से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता शंकर लालवानी ने कहा कि हम सब मिलकर इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बार फिर से इंदौर की सेवा करने का मौका मिला है। हम सब मिलकर पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगकर और इंदौर की जनता के आशीर्वाद से इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। इसकी आलोचना का कोई मतलब ही नहीं है। पॉपुलेशन हिंदूज की पाकिस्तान में 24% थी, 1947 में 1% रह गए। मैं तो खुद मुझे तो मेरा सौभाग्य था कि मैं ग्रंथ साहिब को, जो अफगानिस्तान से हमारे लोग भागे थे और उनका निकाला गया था, तो ये दिस इज अ रियलिटी। सो देयर क्रिटिसिज्म ऑफ CAA डजंट मेक एनी सेंस। पर्सपेक्टिव और फैक्ट्स ठीक तरह से बताने चाहिए। किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। भारत एक ऐसा महान देश है, हम लोग सब, बहुत लोग हमारे से बाहर से आए हुए हैं और हम यहाँ का, दिस इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन। तो इसलिए कहना, इसमें डर फैलाना कि किसी की नागरिकता चली जाएगी, गलत बात है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर पूर्वी भारत में श्वेत क्रांति का आगाज होने जा रहा है। दरअसल झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक बड़ी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी, जिसका आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ किसानों को प्राथमिकता केंद्र सरकार जो है वो हमेशा देती रही है और इसी क्रम में झारखंड और आसपास के राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि की अनूठी शहद किस्मों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के संस्थानों द्वारा मंत्री श्री मुंडा की पहल पर अत्याधुनिक वृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। रक्षा मंत्रालय ने 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 9 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा किया गया है। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि समुद्री भूमिका वाले हेलीकॉप्टरों को समुद्री निगरानी, खोज और बचाव और साथ ही कार्गो और कार्मिक परिवहन जैसे कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस परियोजना का रक्षा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीय मास्टर प्लान जारी किया। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री गति शक्ति के केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से कोयला क्षेत्र में गहन जानकारी प्रदान करना है। इस अवसर पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये पहल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव है। वहीं कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति कोयला क्षेत्र की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सभी हितधारकों को सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये पहल आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप है। कोयला क्षेत्र में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जारी करना कोयला क्षेत्र को बदलने और आधारभूत अवसंरचना की योजना और क्रियान्वयन को कारगर बनाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए आइए अब देख लेते हैं देश भर से कुछ अन्य खास खबरें।
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में वर्तमान परिस्थितियों को लेकर दोनों नेताओं में हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बेरोजगार और आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर राजौरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने पीएम विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन को शुरू कर दिया है। पहाड़ी और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले सभी आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना दोनों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एमएच पॉलीमर फोम कंपनी में आग लगी। दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर और पाया आग पर काबू, कोई जानहानि नहीं। वहीं दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक घर में भीषण आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ी और पुलिस मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम एक बार फिर बदला। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी, वहीं पुंछ जिले के निचले क्षेत्रों में बारिश। साथ ही पुंछ जिले के पीर पंजाल क्षेत्र के मुगल रोड पर हुई भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ दरख्त बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। इलाका सफेद चांदी सा चमक उठा। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और खबरों के कारवां को आगे ले चलते हैं। बात करते हैं केंद्र सरकार की, जिसने जन औषधि केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई है और इसके लिए सिडबी और PMBI के बीच एक अहम करार हुआ। इसके जरिए जन औषधि केंद्र खोलने और उसके विस्तार के लिए सस्ते दर पर लोन लेना आसान हो जाएगा। कब तक देश के हर हिस्से में जन औषधि खुलेंगे, जन औषधि केंद्रों पर आपके लिए सभी ज़रूरी दवाएं मिलेगी। इस पर फार्मा सेक्रेटरी अरुणीश चावला से खास बात की है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार कई पहल कर रही है और कैसे लोगों के बीच इसको लोकप्रिय किया जाए, इसकी जो प्रसार है उसको बढ़ाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है फार्मा सेक्रेटरी अरुणीश चावला जी। बहुत अहम करार हुआ है जन औषधि को लोकप्रिय करने के लिए। कितना फायदेमंद होगा अगर बात की जाए, जो सरकार का टारगेट है कि 25,000 जन औषधि केंद्र खोला जाए, इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे? हम प्रयासरत हैं कि अगले 3 वर्षों में जन औषधि केंद्रों को देश के हर कोने तक ले जाएं। बहुत से जवान बच्चे जो फार्मेसी का कोर्स करके आ रहे हैं, वे जन औषधि केंद्रों के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी पूंजी नहीं है
कि वो ये केंद्र स्थापित कर पाएँ और इतने विशाल पैमाने पर जेनेरिक दवाइयों का और डिवाइसेस का कारोबार कर पाएँ। इसी समस्या के समाधान के लिए या उनको सहूलियत देने के लिए हमारा सिडबी के साथ इकरारनामा हुआ है और इस इकरारनामे के दौरान के माध्यम से जितने जन औषधि केंद्र के रिटेलर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं वे वर्किंग कैपिटल और केंद्र को स्थापित करने के लिए उसके लिए जो फर्नीचर, कंप्यूटर्स या जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए उन्हें क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। तो पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और दवाइयों को जो कॉमन यूज़ की दवाइयां हैं उन्हें उपलब्ध कराने के लिए ये इकरारनामा किया गया है ताकि जन औषधि को भी क्रेडिट पर दवाई देने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो सिडबी की क्रेडिट लिमिट से कवर्ड होगी। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो केंद्र चलाते हैं, उन्हें दवाई समय आवश्यकता के अनुसार मिल जाए, वो आगे उसका वितरण कर पाएं, उसे भी इनमें सहूलियत मिलेगी। मांग और जो सप्लाई का है उस चेन को कैसे आप लोग बेहतर करें? जी, हम टॉप 200 मेडिसिन का स्टॉकिंग मैंडेट अब लागू कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा जिन दवाओं की डिमांड है, जो सबको घर घर में चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट एलिमेंट, रेस्पिरेटरी और बहुत सारा तरह की कॉमन दवाइयाँ हैं, जैसे विटामिन्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, कॉमन डिवाइसेस हैं, उन सबको एक मिनिमम स्टॉक सभी केंद्रों को मेंटेन करना होगा और भविष्य में उन्हें जो सेल्स इंसेंटिव है वो तभी मिलेगा जब वो उन दवाइयों का मिनिमम स्टॉक मेंटेन करेंगे, ताकि जो आम यूज़ की दवाइयां हैं वो हमेशा जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध रहे। तो जन औषधि केंद्र से जो दवाई मिलती है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और साथ ही साथ वो सस्ती भी होती है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आपके ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, आपके घर के आसपास जन औषधि केंद्र हो ताकि आपको सस्ती दवाई आपके घर के पास ही मिल सके। तो ज़रूर आने वाले दिनों में आप जन औषधि केंद्र जाएं और जो भी ज़रूरत की दवाइयां हैं वहां आप खरीदें। कैमरामैन संजय जना के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर संदेश खाली से जुड़ी हुई आ रही है। शाहजहां शेख के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर ईडी ने आज सुबह से ही संदेश खाली के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। ईडी की टीम ने दमाखली के एक मछली बाजार में छापेमारी की है। बाजार के प्रमुख साझेदारों में से एक नजरुल मौला शाहजहां शेख का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। ईडी नजरुल मौला के आवास पर भी छापेमारी के लिए पहुंची है। छापेमारी अभियान में बड़ी संख्या में केंद्रीय सीएपीएफ तैनात किया गया है। गौरतलब है कि कल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के संबंध में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के भाई और उनके कुछ करीबी अन्य लोगों को पूछताछ के लिए भी तलब किया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं नीरज। संदेश खाली में जो मामला हुआ था ईडी का, जहां 5 जनवरी को ईडी पर हमला हुआ था, क्या ये राशन घोटाले से जुड़ा वही मामला है जिस पर लगातार जो है छापेमारी की जा रही है? देखिए, ये वही मामला है और उसी मामले के तहत ईडी की जो टीम है वो शाहजहां शेख के घर पर गई थी और किस तरीके से प्लानिंग के तहत ईडी के ऊपर हमला किया गया था वो दृश्य भी देखे थे। तमाम जो विजुअल हैं वो सामने आए थे कि किस तरीके से वहां बड़ी संख्या में जो शाहजहां शेख के लोग थे उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया। राशन घोटाला एक बड़ा घोटाला है और खासतौर से पश्चिम बंगाल में देखें कि कई सारी शेल कंपनियां बनाई गई और जो सरकारी राशन है उसको खरीदकर प्राइवेट जो लोग हैं, प्राइवेट कारोबारी हैं, उनको दिया गया था और जो बड़ी संख्या में जो वंचित लोग थे जिन तक राशन पहुंचना चाहिए था वो राशन वहां पहुंच नहीं पा रहा था। और इसमें एक बड़ी मिली भगत थी। मंत्री का भी नाम, तृणमूल कांग्रेस के मंत्री का भी नाम सामने आया था और इसके अलावा जो शाहजहां शेख है ये एक पूरा एक नेक्सस था जो बड़ी संख्या में इस तरह के घोटाले को अंजाम दे रहा था। उसी सिलसिले में ईडी की टीम 5 जनवरी को छापेमारी की कार्रवाई करने गई थी
और उसके बाद शाहजहां शेख के जो लोग हैं उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर नीरज, हमला कर इसमें दिया। आलमगीर जो कि शाहजहां शेख का भाई है, उसका रोल भी बहुत अहम बताया जा रहा है। क्या कुछ सुलझ सकता है? कितनी बड़ी हम ये मान सकते हैं दोनों भाइयों की साझेदारी हो सकती है इस बड़े घोटाले को लेकर? देखिए, साझेदारी है और ये भी तमाम दस्तावेज भी बताते हैं कि आलमगीर जो शाहजहां शेख का भाई है वो दोनों मिलकर इस काम को कर रहे थे और इसके अलावा तृणमूल के जो दूसरे नेता और मंत्री थे वो भी इसमें शामिल थे। कुछ सरकारी अधिकारी भी इस पूरे घोटाले के खेल में शामिल थे। आपको अपडेट दे दें कि सीबीआई ने भी जो शाहजहां शेख है उसके भाई आलमगीर को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई की टीम आलमगीर के घर पर पहुंची थी। आलमगीर उस समय वहां मौजूद नहीं था। उनके करीबियों तक सीबीआई ने सम्मन दिया है और ये कहा है कि आलमगीर पूछताछ में सीबीआई के सामने आज पेश हो। तो कुल मिलाकर आप देखें कि जिस तरीके से जांच एजेंसियां लगातार इसमें कार्य कर रही हैं और आप देखें कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो किसी भी तरीके से सहयोग करने को तैयार नहीं है। ना तो जो ईडी के अधिकारी हैं उनके साथ पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो सहयोग कर रही है और ना ही सीबीआई के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम चुनौतियों के बावजूद भी ईडी और सीबीआई लगातार इस जांच को कर रही है। ईडी ने आप देखें कि किस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई की है। आज भी ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और जिस तरह से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो आक्रमण हुआ था उसको लेकर भी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। इसमें बहुत संक्षिप्त में नीरज, इनके मोबाइल फोन्स को भी खंगाला जा रहा है जिसमें लगातार कई लिस्ट ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि जो हमला ईडी पर किया गया था वो वहां के जो ग्राम प्रधान वो लोकल लोग थे, तो किस तरह से आलमगीर और जो शाहजहां शेख है उनकी मिली भगत थी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल मिली भगत थी और ये फोन कॉल की जो डिटेल है वो भी ईडी और सीबीआई भी देख रही है। आप देखें कि जिस तरीके से जब ईडी की टीम पहुंची थी तो उस समय तक कोई भी वहां पर व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पर पहुंची, छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही थी, उसके बाद ये पूरी प्लानिंग होती है और लोगों को कॉल करके बुलाया जाता है और बड़ी संख्या में लोगों ने ईडी की टीम को घेर लिया था और उसके बाद उनके ऊपर मारपीट भी करी, उनके ऊपर हमला भी किया। तो ये एक प्लानिंग थी और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इस प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे। आलमगीर जो शाहजहां शेख का भाई है वो भी इस प्लानिंग में शामिल था और इसके अलावा जो वहां पर स्थानीय टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस पूरे खेल में शामिल थे। तो निश्चित तौर पर जांच हो रही है और कौन कौन लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं, क्योंकि कई सारे तृणमूल के नेताओं का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। तो जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन से लोग ईडी के इस हमले में शामिल थे, क्योंकि अभी तक आप देखें देश के अंदर कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कोई जांच टीम गई हो और उसके ऊपर इस तरह का हमला किया गया हो। ठीक बात नीरज, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और इस बड़ी खबर के बाद अब सीधे रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों से। और न्यूज रूम में मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या। संध्या, सुप्रभात। आज क्या है विभिन्न अखबारों की मुख्य सुर्खियां? सुप्रभात भावना और आंचल। अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें आज हमें अखबारों में देखने को मिली है। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हम आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे दैनिक जागरण अखबार ने अपने राष्ट्रीय पेज पर लिया है और बताया है कि 16 या 17 मार्च के दरमियान चुनाव आयोग जो है वो चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर सकता है, यानी कि चुनाव की तारीखें घोषित हो सकती है, संभावना जताई गई है। इसकी वजह ये लिखी है कि जो तमाम उच्च अधिकारी है उन्हें शहर से बाहर जाने के लिए फिलहाल इनकार कर दिया गया है। इसकी एक वजह, दूसरी खबर इसी एक कॉलम में एक और है जिसमें कहा है कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होनी है उसको लेकर के आज उच्च स्तरीय बैठक होनी है, यानी कि चुनाव आयुक्तों के जो रिक्त पद हैं वो भी भरे जाएंगे और उसके बाद चुनाव संपन्न होंगे, चुनाव कार्यक्रम सामने होगा। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव बॉन्ड की जानकारी तय समय में सार्वजनिक कर दी जाएगी, जिसको लेकर के एसबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम जानकारी अपनी दे चुका है। इसके अलावा अगली खबर की बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी दूसरी लिस्ट प्रत्याशियों की घोषित कर दी गई लोकसभा चुनाव को लेकर के। ये आज सभी अखबारों में पहले पेज पर खबर है और बताया है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं उनके नाम के साथ ही 72 नामों की लिस्ट आई है, जिसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री के नाम भी शामिल हैं और 29 उम्मीदवार ऐसे हैं, यानी कि जो पूर्व अभी तक सांसद रहे हैं उनके नाम इस सूची में नहीं है, यानी कि उनसे रिप्लेस किए गए हैं प्रत्याशियों को। अगली खबर की बात करें तो ये है सेना से जुड़ी हुई, जिसे जनसत्ता अखबार ने
ने लिया है और बताया है कि हेलीकॉप्टर ने समुद्र और ज़मीन पर जो अपनी क्षमता साबित की है उसको लेकर के अब 34 ध्रुव जो हैं उसके साथ समझौता किया गया है, करार हुआ HAL के साथ, और 34 ध्रुव जो हैं वो अब सेना को मिलेंगे, जो कि सेना और तटरक्षक बल के लिए खरीदे जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर सुरक्षा के लिहाज से। एक और खबर की बात करें, जिसे हरिभूमि अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर लिया है और बताया है कि कनाडा के मित्र देश न्यूजीलैंड ने ट्रूडो को सुनाई खरी खरी और निज्जर मामले को लेकर भारत पर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। हम सभी जानते हैं कि निज्जर हत्या मामले में कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे और भारत ने उस समय भी कनाडा से प्रमाण मांगे थे, लेकिन अब तक कनाडा जो है वो प्रमाण नहीं दे पाया है। और एक और खबर की बात करें जो मार्केट पेज पर आज राष्ट्रीय सहारा अखबार ने लिया और बताया है कि कल तक यानी कि 15 मार्च तक अन्य बैंक का फास्टैग आप ले लें। यदि आप पेटीएम ग्राहक हैं यानी कि पेटीएम के मार्फत अगर आप अपने वाहन के लिए फास्टैग लिए हैं तो कल उसकी अंतिम तारीख है, उसके बाद वो फास्टैग नहीं चलेगा। एक तो ये जानकारी संबंधी खबर। इसके अलावा गोल्ड के बदले लोन की समीक्षा करें बैंक, ये वित्त मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं क्योंकि नियमों का पालन नहीं होने की कई बार शिकायतें मिल रही थी मंत्रालय को। इसके अलावा आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर के मामले में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो संयंत्र साबित करने की बात कही है उसमें 72,000 जॉब नए बढ़ेंगे और जुड़ेंगे। और चलते चलते बात कर लेते हैं, चूंकि आज विश्व किडनी दिवस है तो आज सभी अखबारों में हमें इसकी स्टोरी देखने को मिली है। तो साइलेंट किलर बन गया है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये बताया गया है। लेकिन इसके इलाज के लिए आप क्या करें? यदि आपको मोटापा है, मोटापा होगा तो आपको डायबिटीज़ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और डायबिटीज़ की संभावना बढ़ेगी तो किडनी के रोग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसे रोकने के लिए शोधकर्ताओं ने बताया है कि आयुर्वेद इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी क्षमतावान साबित हो रहा है। इसके अलावा एक और खबर इसी कॉलम में साथ में दी है कि डायलिसिस पर रखने की जगह किडनी ट्रांसप्लांट करना ज़्यादा लाभदायक है, ये डॉक्टरों ने, विशेषज्ञों ने राय दी है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये तमाम अहम खबरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन तमाम खबरों को हम तक समेट कर लाने के लिए, जिसमें तमाम ऐसी खबरें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होती हैं हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में घुल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा, मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब रुक करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरों का, लेकिन फटाफट अंदाज में।
टाटा समूह तमिलनाडु के रानीपेट में वाहन बनाने का नया कारखाना लगाने जा रहा है। इस संयंत्र पर समूह 9,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। एक और स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न का टैग मिला। B2B सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फिनटेक कंपनी परफ्यूज इस साल यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली देश की दूसरी कंपनी बनी। सेबी आईपीओ के लिए नियम आसान कर सकता है। वह कुछ और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को खुलासे से छूट दे सकता है। साथ ही सौदे के ही दिन रकम खातों में भेजने की व्यवस्था को भी मंजूरी दे सकता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक की तमाम बंदिशें और पाबंदियां इस शनिवार से लागू हो जाएंगी। पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को भी किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन पाबंदियों का पूरा ख्याल रखना होगा। ई कॉमर्स क्षेत्र की कंपनी मीशो ने 200 करोड़ रुपए का एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान पुनः खरीद कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। सॉफ्ट बैंक के निवेश वाली इस कंपनी की यह अब तक की सबसे बड़ी ई स्टॉक पुनः खरीद है। खबरें दुनिया भर से, लेकिन फटाफट अंदाज में। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक ऐसा ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है जिससे देश में टिकटॉक पर प्रतिबंध लग सकता है। विधेयक 65 के मुकाबले 352 मतों से भारी बहुमत से पारित होने के बावजूद इसे कानून बनने के लिए सेनेट की मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होगी। इस बारी संसद ने संशोधित 2024 के राज्य बजट को अपनी अंतिम मंजूरी दी, जिसमें हमास के खिलाफ इजरायल के संघर्ष को वित्त पोषित करने के लिए 10 अरब शेकेल इजरायली मुद्रा से अधिक जोड़े गए। संशोधित बजट में युद्ध से प्रभावित घरों और व्यवसायों के लिए रक्षा और मुआवजे पर अधिक खर्च जोड़ा गया। यूरोपीय संघ के सांसदों ने एआई नियमों पर राजनीतिक समझौते का समर्थन किया है। कुल 523 यूरोपीय संघ के सांसदों ने समझौते के पक्ष में मतदान किया, जबकि 46 इसके खिलाफ थे और 49 अनुपस्थित रहे। अर्जेंटीना इन दिनों तेज बारिश से जूझ रहा है। भारी बारिश के कारण घरों की छतें टूट गईं, जिस वजह से अधिकारियों को ऑरेंज अलर्ट घोषित करने और उड़ानें रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु का सामना कोरिया की आन सी यंग से। वहीं पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन का सामना अंतिम 16 में आज डेनमार्क के एंडर्स एटोनसन से होगा। पुरुष युगल वर्ग में आज चिराग सात्विक की जोड़ी का सामना अंतिम 16 में इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और बगस पोलाना की जोड़ी से होगा। महिला युगल वर्ग में भारत की तनीषा क्रास्ट और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी का अंतिम 16 में सामना झांग शू शियान और झेंग यू की चीनी जोड़ी से होगा। रणजी ट्रॉफी फाइनल में मुंबई ने विदर्भ के सामने 538 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ में 5 विकेट खोकर 248 रन बना लिए हैं। जीत से अभी भी 290 रन की दूरी। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। और अब बात बच्चों के बीच लोकप्रिय एनिमेटेड कार्टून छोटा भीम की, जो अब बड़े पर्दे पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए आ रहा है। फिल्म का नाम छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान है, जिसकी में दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। 24 मई को फिल्म रिलीज होगी। पतंगबाजी प्रतियोगिता पर बनी फिल्म गबरू गैंग का पोस्टर आउट हो गया है। 26 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अजय देवगन और आर माधवन की बहुचर्चित फिल्म शैतान का सिक्का इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जमकर चमक रहा है। रिलीज का पहला सप्ताह पूरा करने की कगार पर खड़ी फिल्म
सिनेमाघरों में दर्शकों की पहली पसंद। शिक्षा की बंद दीवारों के पीछे देश को तोड़ने की साजिश पर बनी फिल्म जेएनयू का पहला पोस्टर आउट हो गया है। 5 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होगी। अभिनेता निर्देशक सुबोध भावे की आने वाली फिल्म संगीत मान अपमान का निर्देशन वो करने जा रहे हैं। ये फिल्म प्रसिद्ध मराठी लेखक कृष्णाजी प्रभाकर खादिलकर के प्रसिद्ध नाटक पर आधारित है। शेप ऑफ यू, परफेक्ट, थिंकिंग आउट लाउड और अन्य चार्ट बस्टर्स के लिए मशहूर हॉलीवुड के नामी गायक एड शीरन ने मुंबई के एक स्कूल का दौरा कर बच्चों के साथ खूब मस्ती की। आमिर खान ने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म सितारे ज़मीं पर मनोरंजन से भरपूर फिल्म है जो दर्शकों को खूब हंसाएगी। अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। आज विश्व गुर्दा दिवस यानी किडनी डे है और किडनी डिजीज एक गंभीर अवस्था है जिसका इलाज यदि समय रहते ना किया जाए तो व्यक्ति जीवन के लिए खतरा हो सकता है। आइए समझते हैं कि गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कैसे किया जा सकता है और इनको स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है इस खास रिपोर्ट के जरिए। गुर्दा रोग एक बड़ी समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। गुर्दे पर प्रभाव होने पर धीरे धीरे उसका कार्य प्रभावित होता है और गुर्दे की कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है। हर साल गुर्दा रोग के विषय में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व गुर्दा दिवस। विश्व भर में लगभग 10 में से 1 व्यक्ति को गुर्दे की परेशानी है। इसलिए हर साल इस दिवस पर हम गुर्दे की बीमारी के बारे में जन चेतना और इनसे बचने के बारे में निदानों के बारे में बताते हैं। गुर्दे की बीमारी के साथ मरीज को और उसके प्रियजनों को कई तरह के मानसिक मुश्किलें और तनाव आते हैं जिनके बारे में जानना और ठीक करना उतना ही जरूरी है। दरअसल गुर्दे मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कई कार्य करते हैं। गुर्दों के प्रमुख कार्य हैं शरीर से हानिकारक तत्वों को मूत्र के रूप में अलग करना, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग करना, शरीर में पानी, तरल पदार्थ और खनिजों का संतुलन बनाए रखना, रक्तचाप को नियंत्रित रखना और रक्त कणों के उत्पादन में सहायता करना। हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए गुर्दे विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित करते हैं जो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण, हड्डियों और दांतों के विकास और हड्डियों को मजबूत व स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। कई ऐसे कारक हैं जो गुर्दे को प्रभावित करते हैं और गुर्दा रोग का कारण बनते हैं। व्यक्ति के गुर्दे प्रभावित होने पर शुरुआती दौर में कुछ खास लक्षण नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ रोग बढ़ता है और व्यक्ति में लक्षण नजर आने लगते हैं। आवश्यक है कि ये जानकारी हो कि अपने गुर्दों को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहले अपने गुर्दों की हेल्थ के बारे में जानें। इसके लिए आपको कुछ आसान से यूरिन और ब्लड की जांच करानी है। अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो उनको अच्छा कंट्रोल रखें और अपनी किडनी की जांच सालाना कराएं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम करें, कम से कम नमक का सेवन करें, वजन का ध्यान रखें, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से दूर रहें। अपने रक्तचाप को नियंत्रित रखें, खाने में नमक की मात्रा को सीमित रखें, साथ ही एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे गुर्दा रोग होने की संभावना कम हो और आपके गुर्दे ठीक रूप से कार्य करते रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आइए मौसम का मिजाज जान लेते हैं।
मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के बाद आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा में हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी 16 और 17 मार्च को हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन की बात करें तो यहाँ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश की उम्मीद है, जबकि अगले 6 दिनों में अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी बताई जा रही है। आइए अब देखते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो नया सवेरा के इस खास अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं गुजरात के जूनागढ़। जी हाँ, गुजरात के जूनागढ़ में ऊपरकोट किले की झलकियों के साथ आपको छोड़े लिए जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बने इस किले की दीवारों और छतों पर की गई है नक्काशी आज भी सुरक्षित अवस्था में है। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे आंचल और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।